हेलो स्टूडेंट, कल हम पढ़ रहे थे इनइक्वालिटी के टाइप्स की। इनइक्वालिटी कितने प्रकार की होती है। तो इसमें हमने सिविल इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था, इकोनॉमिक, जेंडर का मैंने बता दिया था कि पुरुष और महिला में फ़र्क, और जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो महिलाओं के लिए समाज में होती हैं, और उनका पार्टिसिपेशन जहाँ सरकारी नौकरियों में बड़े बड़े पदों पर होना चाहिए वहाँ कम है। अच्छी बात यह है कि दूसरे फील्ड में तो कम से कम जो उनका पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है। आईएएस अधिकारी, बड़ी बड़ी पोस्टें, डॉक्टर, इंजीनियर। लेकिन पॉलिटिकल जहाँ कानून बनते हैं उनके लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो नहीं बढ़ा। वो आज़ादी के टाइम से ही स्टेबल है, घटता बढ़ता रहता है, लेकिन 1-2% का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं। इकोनॉमिक इक्वालिटी का जो एक जटिल मुद्दा है इकोनॉमिक इक्वालिटी, क्योंकि इकोनॉमिक जो चीज़ है वो व्यक्ति के प्रतिभा पे भी डिपेंड करती है। लेकिन कुछ कोशिश की जानी चाहिए, जैसे वेल्थ का बंटवारा। ये नहीं है कि कुछ को प्रिविलेज दिया जाए, लैंड एक के पास इतनी हो कि 3-4 गांव का मालिक हो, किसी के पास कुछ भी ना हो। तो लैंड वगैरह, लैंड है, माइंस है, वाटर रिसोर्सेज है, आयरन्स हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन वो इस तरह से हो, राज्य करे और इस तरह से हो जिसका लाभ सभी लोगों को मिले। फिर वैज उतना मिलना चाहिए जितना उसके काम के अनुसार ज़रूरी है। जैसे एक स्टैंडर्ड वेतन होता है वो मिलना चाहिए, काम के घंटे निश्चित होने चाहिए। अगर वो एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको पैसे मिलने चाहिए। दूसरी बात, जेंडर के आधार पर ये नहीं कि उसको इक्वल पे ना दी जाए, उसको इक्वल पे दी जानी चाहिए। हाउ कैन इक्वालिटी बी रियलाइज्ड, मतलब हम इक्वालिटी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हाउ कैन इक्वालिटी बी प्रॉम्प्ट, रियलाइज्ड कैसे आ सकती है। इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे सबसे पहले इस्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। अब ये थोड़ा सा जटिल है समझना कि फॉर्मल इक्वालिटी क्या होती है। इसके अनुसार क्या है कि कम से कम जो आपकी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं समाज में, जैसे आपकी भिन्न भिन्न धर्मों, जातियों के, ब्लैक नस्ल के आधार पर हैं लोग, उनकी एक फॉर्मल तो हो कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो। उनको इस तरह की पहचान ना मिले कि वो किसी भाषा समूह के लोग हों या रिलीजन के लोग हों या कास्ट। उनको एक आइडेंटिटी दी जाए, कम से कम वो इंडियन सिटीजन्स हैं। और ये हमारे देश के संविधान में किया हुआ है कि वो ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल इन द आइज ऑफ बिफोर लॉज एंड जो एग्जिस्टिंग सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। और इनइक्वालिटी चाहे किसी भी आधार पर हो, चाहे रिलीजन, कास्ट, कलर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हो। सबसे पहला कदम यही है। अगर यही कदम ना उठाते, अगर कानून ही आपका सपोर्ट नहीं करता, कानून के अनुसार ही आप सब समान ना होते, तो इक्वालिटी लानी बड़ी मुश्किल होती है। तो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है उसमें इक्वालिटी को प्रमोट किया गया है। दूसरी बात है इक्वालिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिसमें बहुत सारे बच्चे मैच देख रहे थे, और इसमें क्या था, ज़रूरत थी कि हर किसी को अलग से ट्रीटमेंट दिया जाए। मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने पूड़ियों वाला भी उदाहरण दिया था आपको कि एक साथ ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। अगर किसी को ज़रूरत है ज़्यादा देखभाल की, ज़्यादा उसकी नेसेसिटी ज़्यादा है और उसको कुछ डिफरेंट देना ज़रूरी है। जैसे 2 बीमार व्यक्ति हैं, एक की आय 15,000 महीने है, एक की 15 लाख महीना है, तो क्या इनको इक्वल ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए? सरकार को किसकी हेल्प करनी चाहिए? जो गरीब है उसकी, जो दे नहीं सकता मतलब इतने इस तरह की ट्रीटमेंट ले नहीं सकता। जैसे कोविड-19 की बीमारी अब चली हुई है, तो उसमें सरकार किसकी हेल्प कर रही है? जिसके घर में गेहूँ चावल
नहीं है, वो खरीद नहीं सकता, वो मजदूर है जिसकी मजदूरी इफेक्ट हुई है इस बीमारी की वजह से, उन्हीं को तो देना होता है। तो अलोंग विद फॉर्मल इक्वालिटी, अगर आप एक बार सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी स्थापित कर देते हो कास्ट कलर के हिसाब से, उसके बाद ज़रूरी है कि फॉर्मल इक्वालिटी के बाद उन लोगों को ऊपर उठाया जाए जो अब तक दबे हुए हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाए जो अब तक दलित रहे हैं, जैसे वुमेन्स वगैरह हैं। जो वर्किंग प्लेस है, मान लो रात को आपकी जो है नाइट शिफ्ट होती है महिलाओं की, उसके लिए कोई कंपनी स्पेशल कार हायर करती है, उनको छोड़ के आती है। तो अगर उसी कंपनी में रात को मेल कार्य कर रहे हैं तो उनको ये नहीं करना चाहिए कि हमें भी स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्पेशल मेजर फॉर वीक शुड नॉट बीन इन द इनफ्राइजमेंट ऑफ इक्वालिटी, और इक्वालिटी को स्थापित करने के लिए स्पेशल हमें कार्य करने चाहिए। जैसे कुछ बच्चों के इंसेंटिव, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ते हो तो कुछ बच्चों को इंसेंटिव मिलती है, पैसे मिलते हैं, सबको नहीं मिलती। मतलब इंसेंटिव का तरीका हमारे यहाँ शायद गलत है जाति वगैरह के आधार पर, लेकिन अगर इसे इकोनॉमिक आधार पर बांटा जाता है तो शायद ये ज़्यादा फायदेमंद होती। उसके बाद अगर आपने फॉर्मल इक्वालिटी स्थापित कर दी और आपने ये डिसाइड कर लिया कि हम एक व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए उसके साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट करेंगे, उसके साथ जो ऑलरेडी सशक्त है, उठा हुआ है, जिसका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है, उसके लिए हमें एक्शन भी करने चाहिए। और एक्शन में सबसे पहले कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाए, उसके बाद अब सरकार गवर्नमेंट प्रयास करे। जैसे हमारे देश में बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो गरीब लोगों के लिए चल रही है, बच्चों के लिए चल रही है, बालिकाओं के लिए चल रही है, बुजुर्गों के लिए है। तो एक्शन उठाने चाहिए ताकि मतलब ऊपर जो पहुंच चुके हैं लोग उनको कम ना किया जाए, बल्कि जो नीचे दबे हुए लोग हैं उनको ऊपर उठाया जाए। This is based on the idea that it is not sufficient to establish formal equality by law. Positive measures are essential to eliminate entrenched form of inequality. Affirmative actions may be include preferential treatment for disadvantaged community like scholarship, और उन कम्युनिटीज़ को जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनकी गरीबी वगैरह को, डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स उनको दिए जाने चाहिए। और इस तरह के इंसेंटिव भारत में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, उसमें निर्धारित किए गए कि जो राज्य है, सरकार है, वो गरीब, मजदूर, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों के लिए ये काम करेगी। मेजर टू प्रमोट इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए हमें क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए ज़रूरी है कि एडिक्वेट जो धर्म, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, जितने भी प्रिविलेज हैं उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार विशेषाधिकार का मतलब होता है जैसे अंग्रेजों के टाइम जो राय बहादुर होते थे या जो बहुत बड़े लोग थे उनको विशेष ट्रीटमेंट दी जाती थी, उनको विशेष सुविधाएं दी जाती थी। जैसे गोरे, जैसे अमेरिका में है, गोरों को अलग से सुविधाएं थी, ब्लैक को थी नहीं वो सुविधाएं। तो ये होते हैं प्रिविलेज। और भारत में एक था टाइटल देने का रिवाज, सलामी दी जाती थी राजाओं को। क्या ज़रूरत है भाई, जब वो आम नागरिक है तो स्पेशल प्रिविलेज ख़त्म करना सबसे पहली शर्त है आपका इक्वालिटी लाने के लिए। इक्वालिटी लाने के लिए प्रिविलेज ख़त्म किया जाए, जो प्रिविलेज जो सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ आदि के आधार पर दी जाती हैं। जैसे आप सेमिनार्स वगैरह में जाते हो, जो स्पेशल कुर्सियाँ लगाई जाती है ना, वो प्रिविलेज ही टाइप होते हैं। वैसे एक रिस्पेक्ट होती है वो अलग बात है। दिस इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी विच प्रोहिबिट। देखो, दो तरह की कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव और एक होते हैं पॉजिटिव।
नेगेटिव में कुछ करने से रोका जाता है और पॉजिटिव में कुछ करने के लिए कहा जाता है। तो जो अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज है ये क्या है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसमें सरकार को रोका जा रहा है कि आप किसी विशेष व्यक्ति को स्पेशल अधिकार नहीं देंगे, ठीक है। जस्टिस डिमांड द फेयरनेस शुड बी रीजनेबल, और न्याय की ये मांग है कि व्यवहार एक जैसा होना चाहिए, जो न्याय है वो तर्कसंगत होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, ए चाइल्ड शुड नॉट बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट ही इज़ अनटचेबल इन इंडिया, कि इस तरह से कि ये लड़का है और इसलिए ये अनटचेबल है और इसलिए इसको दाखिला नहीं मिलेगा, इस तरह से अधिकार से कोई डिनाइड नहीं करना चाहिए, उसके अधिकार नहीं छीनने चाहिए। वुमेन शुड नॉट बी डिनाइड जॉब अपॉर्चुनिटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जब बड़े हो गए तो आप बहुत इस भेदभाव को देखोगे कि किस तरह महिलाओं को अवॉइड किया जाता है जॉब देते हुए, क्योंकि उनकी बहुत सारी समस्याएं कि बच्चों के साथ, घरेलू कामों के साथ, या जब वो माँ बनने वाली होती हैं तब उनको जॉब से 6 महीने छुट्टी चाहिए, तो इस तरह से उनको देना ही पसंद नहीं करते जॉब। However, this provision does not mean that the government cannot make provision for the upliftment of the disadvantaged section of the society। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सरकार है वो उन लोगों को भी की मदद ना करे जो मदद के नीडी हैं, जो नीडी हैं उनकी हेल्प करें। वो स्पेशल प्रिविलेज नहीं होता, वो तो नीड के अकॉर्डिंग मदद होती है, हेल्प होती है। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट की। ये नहीं है कि एक घर में अगर एक लड़का है या एक लड़की है, एक को हम अपॉर्चुनिटीज दें, जो दूसरों को जेंडर के आधार पर अपॉर्चुनिटी ना दें। और इसी तरह से एक विशेष वर्ग के लोगों को, जैसे श्रीलंका में तमिल लोगों को नौकरियों में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसके बाद रैशनल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन को माना गया है, लेकिन उसने कहा डिस्क्रिमिनेशन मैंने भेदभाव, भेदभाव आप कर सकते हो लेकिन कब, रैशनल हो। रैशनल माने जब तर्क संगत भेदभाव हो। जो मैंने बताया था कि एक अपाहिज बच्चे को आप क्या दे सकते हो, मोटर गाड़ी दे सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन है लेकिन रैशनल है कि आप एक बच्चे को तो दे रहे हो, औरों को नहीं दे रहे, और ये ज़रूरी है किसी बच्चे, क्योंकि वो नीडी है। मतलब absence of special privilege and a adequate opportunity to all does not stop the state for taking special step to for those group of persons who lag behind in the race of development or incomplete to use the opportunity provided by the state due to the backwardness। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट उनके लिए काम ना करे जो बेचारे अभी तक, जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी तक बैकवर्ड रहे हैं। और इसलिए हमारी एजुकेशंस जो संस्थाएं होती हैं, नौकरियां होती हैं, उसमें लिस्ट एडवांटेज सेक्शन के लिए क्या दी हुई है, उनको कुछ रिजर्वेशन दी गई है, नौकरियों में भी, पार्लियामेंट में भी दी गई है, जो गवर्नमेंट जॉब में भी दी गई है। और ये इसलिए किया गया है ताकि वो अपना काम अच्छी तरह से वो उठ सके, ऊपर उठ सके, और वो किसी तरह से किसी भी तरीके से मतलब ये ना समझे कि वो उनके लिए गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। उसके बाद है इकोनॉमिक कैसे की जाती। ये था कि इक्वालिटी कैसे भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। 3 पॉइंट बताए थे कैसे रिड्यूस किए जा सकते हैं। एक तो फॉर्मल इनइक्वालिटी, फिर हम रैशनल डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, और हमें अफर्मेटिव एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कैसे दूर की जा सकती है। एक तो इक्वल वेज इक्वल टू प्रोवाइड राइट टू बेसिक मिनिमम नेसेसिटी टू ऑल, मतलब जो बेसिक नीड होती है। कार्ल मार्क्स ने भी बेसिक नीड के बारे में ही कहा है कि बेसिक नीड तो कम से कम सभी की पूरी होनी चाहिए। इसमें पहला हम देख लेते हैं, पहला जो ऑप्शन है वो टू प्रमोट मिनिमम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मैंने आपको पहले ही बताया, पूरी तरह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हम ख़त्म कभी नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम
मतलब टैक्स वगैरह लगा के, कुछ ऐसी चीज़ें प्लानिंग करके, योजनाएं चलाकर हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि हमारे देश के जो रिसोर्सेज है वो कुछ व्यक्तियों के हाथ में ना हो, बल्कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो कि रिच और रिच और पुअर का जो गैप है वो कम से कम हो। और ये आप +2 में पढ़ोगे कि किस तरह से हमने सोशलिस्ट पैटर्न अपना करके इस देश में मिनिमम गैप करने की कोशिश की है रिच और पुअर की, लेकिन सच्चाई ये है कि गैप बढ़ता जा रहा है और हम उसे रोक नहीं पा रहे। उसके बाद है प्रोवाइड राइट टू बेसिक मिनिमम नेसेसिटी, और इतनी तो कोशिश सरकार को करनी चाहिए कि सबको रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन, पहले तो 3 ही होते थे, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें हो गई, हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, अच्छा पानी है, सैनिटेशन है, स्वच्छता है, ओल्ड एज में सहायता है, तो ये डिसेबिलिटी में लोगों की हेल्प है। तो कम से कम बेसिक नेसेसिटी तो पूरी हो, जिनके बगैर व्यक्ति का जीवन संभव नहीं होता। उसके बाद इक्वल पे टू इक्वल वर्क, और काम के लिए अगर 1-2 बंदों ने एक जैसा काम किया तो उसको इक्वल पे दी जानी चाहिए। आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि ऐसा भी होता है, यस ऐसा भी बहुत बार होता है कि इक्वल पे नहीं की जाती। ऑल द पीपल शुड गेट इक्वल पे फॉर द सम नेचर ऑफ द वर्क, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कास्ट कलर सेक्स, लेट अस एग्जामिन इन द केस इन दिस कॉन्टेस्ट। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, 1971 में वी हैड 8.60 करोड़ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। In 81 their population rose in 10.80 crore, which is 15.74, एंड और जो पॉपुलेशन है वो 15% टोटल पॉपुलेशन का 15% हो गई। ओवर 70% ऑफ SC population lives below poverty line. Most of the SC population is employed as laborer or the low ranked unskilled job. The government is trying to promote their economic interest by giving them the benefit of a reservation. 1971 के आंकड़े और 81 के आंकड़े हैं, जिसमें देखा गया कि शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं वो पॉपुलेशन तो उनकी 15.5% है, लेकिन जो भी वो काम कर रहे हैं वो बहुत ही लो लेवल का है, गरीबी है, अनस्किल्ड जॉब करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इनको रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरियों में लाया जाए और इनको भी ऊपर उठने के मौके दिए जाएं। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आपको पता है ना, हमारे देश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो अभी भी जंगलों में रहते हैं, कबीले टाइप जीवन जीते हैं, और वो 7.5% के लगभग हैं, और तो गवर्नमेंट जॉब में भी इनको भी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन इन सर्विसेज, एक आपको आर्टिकल 16 याद होगा, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं एम्प्लॉयमेंट में। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात कही है कि सबको समान अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन भाई उसके साथ ही अगले जो पैराग्राफ हैं 1, 2, 3, इनमें 16, 1, 2, 3 में ये सारी बातें छीन ली जाती हैं कि कहते हैं कि भाई अगर इस आर्टिकल के तहत ऊपर दी गई जो समानता है एम्प्लॉयमेंट की, वो ख़त्म हो सकती है अगर राज्य SC ST के लिए, महिलाओं के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बच्चों के लिए, अगर जॉब में तो बच्चे नहीं होते, उनके लिए अगर रिजर्वेशन रखना चाहते हैं तो रिजर्वेशन दी जा सकती है। और आप देखते हो कि बहुत सारे रिजर्वेशन का मुद्दा भारत में चल रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नौकरियों में आरक्षण देकर, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनकी उन संस्थाओं में वो देकर के पार्टिसिपेशन देकर इन लोगों को जो SC ST हैं, महिलाएं हैं, उनको हम ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए ही इतना ही, कुछ पार्ट्स इसके रह गए हैं, चैप्टर के बीच बीच से हो गया है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।